हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2019 में पूछे गए पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी सब्जेक्ट में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ को डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द पीएम बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, 44th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि पीएम के इलेक्शन को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू प्लेस करते हैं। पीएम के इलेक्शन को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट एक्ट। क्या स्ट्रक डाउन किया था 99th अमेंडमेंट को टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहे थे। क्या ये बात सच है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था 2015 में। कोर्ट ने कहा था कि इस अमेंडमेंट की वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट हो रहा है, एंड जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव वो भी वायलेट हो रहा है। दोस्तों, 99th अमेंडमेंट को हम डिटेल्स में सेपरेट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेनली प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करने के लिए है। हम कोई भी कॉन्सेप्ट को एलेबोरेटिव तरीके से यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। बस ये कि क्यों गलत है और क्यों सही है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी सब्जेक्ट में, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और जो टॉपिक्स हैं उसको हम एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियोस में सभी टॉपिक्स को समझेंगे। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि B2 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू इम्पीच अ जज of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968। मतलब है दोस्तों कि जो मोशन लाया जाता है इम्पीचमेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पीकर या जो चेयरमैन होते हैं वो या तो एडमिट भी कर सकते हैं मोशन को, या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं फॉर इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या डिफाइन किया है या फिर डिटेल्स बताया है कि इनकैपेसिटी का अर्थ क्या होता है या प्रूव्ड मिसबिहेवियर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जजेस को इम्पीच किया जाता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर वो इनकैपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। दोस्तों, बस इतना ही पता है, बट इसका जो सही एग्जैक्ट तरीके से डिफाइन करके या डिटेल्स वगैरह इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि डिफाइन किए गए हैं, तो बिल्कुल नहीं किए गए हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द 4th जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। थर्ड ऑप्शन कहने का मतलब है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाए जाते हैं, वो जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है 4th जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। क्या ये बात सच है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than two-thirds of total members of that house present and voting। यानी कि अगर मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज किया गया है और उसमें वोटिंग करना है, तो किस तरीके से वोटिंग होगा? बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड होने चाहिए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप में होना चाहिए, एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने हैं तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है ईच हाउस, यानी कि लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का क्या अर्थ है दोस्तों कि जो हाउस का टोटल मेंबरशिप है उसके मेजोरिटी में वोट चाहिए, एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 3 एंड 4 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीएम। पीएम कौन थे उस टाइम पे? दोस्तों 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को कम करना था, सर्टेन मैटर्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी एबॉलिशन। तो ओरिजिनली 1951 में 9th शेड्यूल में 13 एक्ट्स थे, रेगुलेशंस थे। तो दोस्तों उस टाइम में पीएम कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टाइम पे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या ये बात सही है दोस्तों? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो 1959 का वो एग्जेम्प्ट करता है पोस्ट को, बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑन दी बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। क्या इसको 5 बार अमेंडमेंट किया गया है? बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों। थर्ड क्या है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एलिमिनेशन मेथड भी अगर हम लगाएंगे तो 3 तो ऐसे ही सारे ऑप्शंस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। इसका क्या मतलब है दोस्तों? किस शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो ट्राइबल लैंड है उनका ट्रांसफर टू दी प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है? कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये? दोस्तों 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इस कॉन्सेप्ट को बताया है। गवर्नर रेगुलेशंस बना सकते हैं, प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लैंड को, है ना, अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 5th शेड्यूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि पीवीटीजीज इन इंडिया। पीवीटीजीज के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं? पहला ऑप्शन है, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूटी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रिसाइड करते हैं। सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status। जो रुका हुआ पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये एक क्राइटेरिया है पीवीटीजी स्टेटस को डिटरमाइन करने। बिल्कुल सही है। 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड किए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। 75 पीवीटीजी नोटिफाइड किए गए हैं, तो 3 ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों कहाँ कहाँ 3 है, अगर आप एलिमिनेट करोगे इस हिसाब से भी तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएंगे, यानी 1, 2 एंड 4। फर्स्ट ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। दोस्तों जब पीवीटीजी का आप लिस्ट देखोगे ना तो उसमें ट्राइब्स के नाम हैं, जैसे इसमें इरूलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स भी मौजूद हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 एंड 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142, इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस या प्रोविजंस जो कि जिसमें कंटेन किए जाते हैं ऑर्डिनरी लॉज में, वो एक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे एक्ट नहीं कर सकते हैं? प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस किस पर? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में। ये अंडर आर्टिकल 142 है। तो इसका अर्थ क्या है? हम आर्टिकल 124 से लेके 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेफर करेंगे तो हमें वहाँ समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 142 की बात की गई है, तो 142 भी इसी आर्टिकल्स के बीच में आते हैं ना, 124 से 147 तक।
तो ये सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड हो सकता है। तो आप देखो ऑप्शंस में, देखो किसके बारे में है। पहला ऑप्शन में इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल नहीं। दूसरा में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है दोस्तों। सी में फिर प्रेसिडेंट का जिक्र है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है। डी में स्टेट लेजिस्लेचर है। दोस्तों ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर इसको हम सही तरीके से समझे कि सुप्रीम कोर्ट का ही मैटर होता है आर्टिकल 124 से 147 तक, तो इसका सही उत्तर ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। क्या बात सही है दोस्तों, गवर्नर जो है कस्टमरी एड्रेस करते हैं मेंबर ऑफ द हाउस। तो सही बात है दोस्तों, अगर हम देखें गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और पूरे साल का जो पहला सेशन होता है उसमें भी एड्रेस करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास अपना कोई रूल नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो क्या वो लोकसभा रूल को फॉलो कर सकते हैं ऑन दैट मैटर। तो ये बात सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही था ना कि गवर्नर जो है वो कस्टमरी एड्रेस करते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। जो मैरी करने का अधिकार है अपने चॉइस से, वो किस आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी 25 एंड 29। दोस्तों राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस वो आर्टिकल 21 में दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था हादिया केस में। तो इसका सही उत्तर आंसर बी हो, आर्टिकल 21 ऑप्शन बी होगा। दोस्तों कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसको कि ऑब्जर्व किए गए हैं आर्टिकल नंबर 21 में, जैसे कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, राइट टू नो टू बी और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, right against delayed execution, right against public hanging, right against telephone tapping, right to privacy and subjecting a person to medical test and right to go abroad। ये सारे राइट्स हैं उसमें जो कि आर्टिकल 21 में ऑब्जर्व किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। दोस्तों अगर इंडिया पेटेंट एक्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो उसमें चैप्टर 2 है इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल। तो उसमें दिया हुआ है प्लांट्स एनिमल्स, चाहे वो पूरी तरीके से हो या कोई भी पार्ट, चाहे वो सीड्स हो, किसी वेराइटीज या स्पेसीज से रिलेटेड हो, वो पेटेंटेबल नहीं होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पेटेंटेड है इंडिया में, तो ये तो गलत है, ऑप्शन 1 कहीं नहीं होगा। ऐसे भी ए और डी जो है हमारा वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ो तो क्या लिखा है, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। 1 से ही रिलेटेड है ना, पेटेंटेड नहीं होते हैं, ये बात सही स्टेटमेंट में है। तो जहाँ जहाँ 3 है वो हमारा आंसर बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी में तो 3 है, सी में भी 3 है, अब हमें दोनों में से एक को चूज करना होगा। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड, की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड नहीं है इंडिया में। दोस्तों ये गलत है। जब आप नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2060 को पढ़ोगे तो वहाँ पे जो कॉपीराइट ऑफिस है और उसकी जो स्टेट्यूटरी बॉडी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को। तो दोस्तों ये तो लिखा हुआ है कि है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, का सही उत्तर है ओनली 3, नॉट एलिजिबल टू, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन
फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि गवर्नर जो होने चाहिए वो एक एमिनेंट पर्सन होने चाहिए लेकिन आउटसाइड द स्टेट, एंड वो एक डिटैच फिगर होने चाहिए, मतलब उनका कोई इंटेंस पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पार्ट, और रिसेंट पास्ट में वो कोई पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सब सारा जो है गवर्नर्स को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी फॉलो किए हैं जो कि सरकारिया कमीशन रिपोर्ट में मेंशन की हुई है कि वो डिटैच्ड फिगर होने चाहिए, इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सरकारिया कमीशन 1983। दोस्तों इस तरह के कमीशंस जो भी हैं हम इसे सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आने वाले अपने वीडियोस में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर लॉ द कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी दोनों लेवल यानी कि नेशनल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पे जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इस एक्ट के थ्रू नेशनल एंड स्टेट कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि नेशनल और स्टेट फंड्स को वो मैनेज कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। क्या पीपल का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है कैरिड आउट अंडर द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016? दोस्तों यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है मैंडेटरी पीपल्स पार्टिसिपेशन का, इसीलिए बिल्कुल गलत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पॉलिटी के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए थे उसे डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।